सभी बच्चों को नमस्कार। कल हम यहाँ पर आपको बर्नर के सिद्धांत के बारे में बताया था और ये ज्यामिति के आधार पर बताया। अब आज थोड़ा सा एक नए सिद्धांत की तरफ चलना है। ये सबके पास नोट हो चुका होगा या वीडियो के माध्यम से आपने थोड़ा या पुस्तक के माध्यम से प्रयास किया होगा। यहाँ पर हम आज एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपने कक्षा 11 में संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था। ये वही है, संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी के नाम से तब भी पढ़ाया था, लेकिन वो सामान्य अकार्बनिक यौगिकों के लिए था। ये यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत उपसंयोजी यौगिकों के लिए है, जो बर्नर के बाद सन 1930 में वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने दिया था। लिनियस पॉलिंग 1930 में। पहले हम इस सिद्धांत को बाद में समझेंगे, लेकिन इस सिद्धांत का हम आधार समझ लें, रूप क्या है, हम कैसे इस सिद्धांत पर अपनी पकड़ बनाएं। अगर हमको कुछ एग्जाम्पल समझ में आए तो आसानी से हम इस सिद्धांत को कंठस्थ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि हमें दो बातों का ध्यान रखना। पहले तो हमें डी कक्षक 5 होते हैं, ये सारी जानकारी पूरी रखनी चाहिए। डी एक्स वाई, अच्छा, वास्तविक स्थिति ये होती है, इनके दो दो लोब होते हैं, ठीक है, और इसमें केवल एक लोब होता है। एक्स के दो लोब, वाई के दो लोब, 4 हो गए। यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर वर्ग के हिसाब से, और यहां पर भी केवल जेड के लिए होंगे। तो जो भी एक सिंगल इस प्रकार की पोजीशन होती है वो 0 वैल्यू का होता है, इतना भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम बीच में जब भी लिखेंगे डी जेड स्क्वायर के रूप में है, लेकिन हम सुविधा अध्ययन में सुविधा के लिए हम इस रूप क्रम में ही लिखते हैं। तो अब हमको इस बात को समझना है कि यहां पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये है भाग, एक ये भाग, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहां पर आप बड़े आसानी से समझे कि इनको दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में किस प्रकार से हमको अप्लाई कर रहा है। जब हम सीएफटी पढ़ेंगे तो हम क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र पढ़ के लाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल विपाटन पढ़ेंगे। तो जब भी ये टूटेगा तो यहां पर दो भाग ये कहलाएंगे, 3 भाग ये जो भाग है ईजी उच्च ऊर्जा का, ये T2G निम्न ऊर्जा का। तो ये डी एक्स वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यहां इसकी जो एनर्जी कहलाती है डेल्टा, अंतर के लिए। अष्टफल की क्षेत्र है तो O लिख देंगे, और चतुष्फल की क्षेत्र है तो T लिख देंगे। इन दोनों की जो स्प्लिटिंग ऊर्जा का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर इसकी वैल्यू हमको समझ में आ गई तो लिगेंड को हम बांट सकते हैं दुर्बल और प्रबल क्षेत्र में। अब दुर्बल लिगेंड कौन है, मैं एक एक दो दो उदाहरण दूंगा अभी। दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। अब हम यहां पर दुर्बल में फ्लोरीन लिख देते हैं और H2O लिख देते हैं। प्रबल में हम CO लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn नेगेटिव लिख देते हैं, और चाहो तो NH3 लिख सकते हैं। जिसके डेल्टा O का मान ज्यादा होगा वो प्रबल होगा और वो न्यून चक्रण होगा, और जिसके डेल्टा O का मान कम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको दुर्बल क्षेत्र में रखेंगे। जो दुर्बल लिगेंड है ये हुंड के नियम का संयोजी कक्षक के लिए केवल का पालन करते हैं, जबकि ये प्रबल लिगेंड है, ये हुंड के नियम का पालन नहीं करते। ये तो करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन बात है इनका केंद्रीय धातु के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन वो हुंड के नियम का पालन या तो ये है तो करेगा, ये है तो नहीं करेगा। अब हम यहां पर दो उदाहरण देंगे आज, केवल बड़ी सुविधाजनक पूर्वक हम समझेंगे केवल।
बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कहते हैं कि sp3d2 और d2sp3 दोनों की ज्यामिति अष्टफलकी है, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन बता दें ये वाहक कक्षक संकुल है, वाहक कक्षक संकुल है, और ये अंतः कक्षक संकुल है। ये दुर्बल लिगेंड से होता है, दुर्बल लिगेंड से, ये प्रबल लिगेंड से बनता है। अब हम आज यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल को आपको बड़े अच्छे से समझना है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कहीं बीच में दिक्कत हुआ करे तो। हमारे पास एक है CONH3 का होल 6 Cl3, और दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 और CH3। दोनों सेम है। अब हम थोड़ा सा अंतर करते हैं, यहां पर अंतर कर देते हैं, ये बदल दिया हमने, जल कर दिया। नाम पता है हमें, सबसे पहले कोबाल्ट केंद्रीय धातु ये पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता है आपको। आर्गन क्रोड में लिख देते हैं 4s2 3d7, 4p 0 रहेगा, सेम वही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेंट संख्या निकाल लेते हैं। x 0 - 3 बराबर 0, तो +3 आ गई। तो CO यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? +3। तो फिर क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s0 4p0। अब हम यहां पर इसके ऑर्बिटल बना सकते हैं 6 से, अभी हुंडे के नियम के अनुसार। अब NH3 एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, अतः इसके संपर्क में आने पर, इसके संपर्क में आने पर CO का विन्यास किस प्रकार बदलेगा, देख लेते हैं। आर्गन अब यहां पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। कितने थे? 6। तो अब एक एक भरा था, अब कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है, 6 है। तो एक यहां भर जाएगा, एक यहां भर जाएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब आप समझ सकते हैं कि ये D2sp3 संकरण बना, ना कि sp3d2। अब यहां पर ज्यामिति कैसी हो जाएगी, बड़े आसानी समझ लो। NH3 एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां। कल एक छात्र ने इसकी ज्यामिति गलत बनाई थी, हमने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके करेक्शन कराया हुआ था, उस बात का ध्यान दें। अब हम इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद ऊपर 3 पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि इस पर हुआ है, क्योंकि Cl का भी हमने प्रयोग नहीं किया। यहाँ Cl लगाएंगे तो 3 पॉजिटिव हटा देंगे, Cl3 लग जाएगा, 3 पॉजिटिव हट जाएगा। अब हम जल्दी से इस पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, तो ठीक से ना समझ में आ रहा हो, तो आप ध्यान से देखें कि कोई दिक्कत ना हो, समझ में आना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कभी भी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। इस तरफ चलने पर देखते हैं कि CO की वही ऑक्सीजन संख्या रहेगी, यहां पर भी x 0 - 3 बराबर 0। CO 3 पॉजिटिव लिख लेते हैं। आर्गन 4s2 3d7 4p0। 4p लिखना पड़ा क्योंकि डी कक्षकों में, सॉरी, संकर धातुओं में, संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक होंगे, रिक्त कक्षक लगेंगे, डी के साथ S भी होगा और P भी होगा, तभी हम उपसय संयोजी बंध बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हमको यहाँ पर गौर करना है कि H, यहाँ पर हम CO3 पॉजिटिव को, अरे ये CO का लिखा, अब हम CO3 पॉजिटिव को लिखते हैं। CO3 पॉजिटिव बराबर आर्गन 3d6 4s0 4p0। अब हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, फिर से देख सकते 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर गौर करें, 4s है 4p है। H2O एक दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, अतः क्या होगा, CO3 पॉजिटिव, आर्गन ये परिवर्तित नहीं होगा, 1
2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन अंदर इस तरह नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अब यहां पर 4s है, 4p आएगा और 4d लाएंगे हम। अब देखते हैं कितने है H2O 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां से यहां तक आप देख लीजिए तो क्या कहलाएंगे? sp3d2। दोनों में अंतर है, ज्यामिति दोनों की समान होगी, ज्यामिति में कोई अंतर नहीं होगा। सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझें। यहां से मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को। ये ज्यामिति बन गई, इसको हम ब्रैकेट में बंद करके ऊपर 3 पॉजिटिव लिख देंगे। बड़ा आसान हो गया। यहां से सभी बच्चों के छोटा सा होमवर्क है कि आपको K4Fe6 की ज्यामिति बनाकर शाम तक हमको व्हाट्सएप करनी है। K4Fe6 की ज्यामिति बनाकर शाम तक भेजनी है। कौन सा संकरण होगा, कौन सा नहीं होगा, सबको ठीक से समझ में आया होगा। आज के लिए बहुत मेहनत का काम है। अगर आज की मेहनत ठीक से हो गई तो कल हमको ये सारे के सारे कंपाउंड पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और निश्चित ही आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से सूचना मिलती है, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी अपने भविष्य की चिंता है। नहीं तो लापरवाही बड़ी आसानी से इस उम्र में हो जाती है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।